गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जैसे कि हम पास्ट क्वेश्चन पेपर्स का सीरीज कर रहे थे, तो उसी को अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम क्या करेंगे बेसिकली, आज हम करेंगे AS 19 और 20। तो ठीक है, हम उस पर मूव करें उससे पहले हम बता दें कि हमारा जो अक्षय ठक्कर क्लासेस है, ओके, तो उसमें कोर्सेज क्या क्या ऑफर्ड है। उसमें FYJC और SYJC भी कोर्सेज मिलता है, और FY BCom से लेके TY BCom उसमें सभी कोर्सेज अवेलेबल है। लेकिन BAF हो गया, BMS हो गया, BBI, सब कुछ अवेलेबल है। और प्रोफेशनल लेवल पर भी कोर्सेज है, जैसे कि CA हो गया, CS, CMA एट ऑल लेवल्स। ओके, अगर आप लोगों को कुछ भी इंक्वायरी है, सो डू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। ये जो नंबर दिया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। और अगर आप लोग टेलीग्राम पे भी, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, CA अक्षय ठक्कर क्लासेस नाम है। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करो, ठीक है, CA _ अक्षय ठक्कर क्लासेस। और यूट्यूब पे अभी तो आप देख ही रहे हो, तो गाइज प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, और बेल आइकन भी दबा देना फॉर द नोटिफिकेशंस के लिए। ओके, तो अभी हम मूव करते हैं हमारा AS की तरफ। AS 19। यस, AS 19 लीजेस, ये थोड़ा सा ना एक ट्रिकी स्टैंडर्ड है एक्चुअली। ग्रुप 2 में ये थोड़ा ट्रिकी स्टैंडर्ड है, बट अगर इसको अच्छे से किया तो फिर इजी हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको एक सॉल्व करने का मेरा एक तरीका है। ओके, तो आप लोग वो फॉलो कर सकते हो। पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स लिमिटेड ने मशीनरी सोल्ड किया जिसका WDV 300 लैक्स था, किसको? वाई लिमिटेड को, फॉर ₹400 लैक्स। एंड द सेम मशीनरी वाज लीज्ड बैक। तो भी सिंपल, ये लीज बैक का केस है बाय वाई टू एक्स। तो लीज बैक अरेंजमेंट इज ऑपरेटिंग लीज। तो गिव योर कमेंट्स इन द फॉलोइंग केस। अभी 5 केसेस दिया है, तो ये 5 केसेस पे कमेंट करना है हमें। तो हम क्या करते हैं कि ये डायरेक्टली स्टेटमेंट वाइज आंसर लिखने से, आंसर तो हम स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे, बट वो आंसर होगा क्या, उसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले टेबल हो जाएगा अपना WDV का टेबल, फिर फेस वैल्यू, फिर सेलिंग प्राइस, फिर ये इम्पेयरमेंट लॉस का टेबल बनाने का। ठीक है, ये कैसे आएगा इम्पेयरमेंट लॉस? A माइनस बी, दैट इज WDV माइनस फेयर वैल्यू। ओके, और फिर बाजू का कॉलम डेफर्ड इनकम करके, ये कैसे निकालेंगे? C-B, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस फेस वैल्यू। और लास्ट का कॉलम डिफरेंस का आ जाएगा। इसमें कंपैरिजन करना पड़ेगा A वर्सेस C में, WDV और सेलिंग प्राइस में कंपैरिजन करना है। ओके, तो अब ये पहला केस हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में WDV दिया है 300, तो WDV हर केस के लिए सेम ही रहेगा, तो WDV हर केस में 300 लिख देना है हमें। और सेकंड केस में क्या, फर्स्ट में क्या बोला है कि सेल 400 का हुआ है विच इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। तो सेलिंग प्राइस इज 400 और फेयर वैल्यू भी 400 है। तो उसी तरह से क्वेश्चन में जो पहले दिया है डेटा, हम उसको पहले फिल कर देते हैं। अभी यहाँ पर सेकंड में फेयर वैल्यू 450 दिया है, सेलिंग प्राइस कुछ बोला नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है सेलिंग प्राइस हमें 400 लैक्स का सेल हुआ था, तो हम उसी को लेते हैं 400 लैक्स। और थर्ड केस में क्या बोला है? फेयर वैल्यू 350 है और इसका सेलिंग प्राइस 250 है, तो फेयर वैल्यू 350, सेलिंग प्राइस 250। फोर्थ केस में फेयर वैल्यू कितना दिया है? 300 और सेलिंग प्राइस 400, तो 300 400, और लास्ट में फेयर वैल्यू 250 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस 290, 250 290। अभी हम यहाँ पर आते हैं। अभी इम्पेयरमेंट लॉस कैसे करना है हमें? A माइनस बी, WDV माइनस फेयर वैल्यू। ओके, तो 300 माइनस 400। अब ये अगर माइनस में आएगा ना आंसर, मैं आप लोगों को सिंपल सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी गाइड कर रही हूँ कि अभी हम कॉन्सेप्ट लर्न करने के लिए नहीं बैठे हैं। अभी एटलीस्ट ये मोमेंट पे कॉन्सेप्ट हम नहीं देख सकते, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडीज कर रहे हैं। तो अभी अगर नेगेटिव में आएगा तो फिर उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। ओके, एज सिंपल एज दैट। ये 300 माइनस 450 ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव में, और 300 माइनस 300 ये जीरो आएगा, तो फिर इसका भी कुछ मतलब नहीं है। 300 माइनस 250, यहाँ पर नेगेटिव नहीं आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो फिर 250 रुपीज यहाँ पर लिख देने का, ये अपना इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इसको।
ओके, ये जो 50 का है इसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और अभी सेकंड क्या, डेफर्ड इनकम का कैसे देखना है हमें, इसमें सी माइनस बी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू, उल्टा करना है। ये बी माइनस सी नहीं करना है, सी माइनस बी करने का है। तो 400 माइनस 400 0, ठीक है। 400 माइनस 450 नेगेटिव में आएगा, इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। 250 माइनस 350 ये भी नहीं करना है। 400 माइनस 300 ये पॉजिटिव में आएगा। तो 100 रुपीज इसमें अपना डेफर्ड इनकम आ जाएगा। और लास्ट में 290 माइनस 250 इसमें भी 40 रुपीज आ जाएगा अपना डेफर्ड इनकम। तो ये डेफर्ड इनकम के कॉलम में 2 आ जाएगा। इसको क्या, डेफर्ड एंड अमोर्टाइज्ड ओवर द लीज पीरियड। ओके, ये एक स्टेटमेंट लिखना है। और लास्ट का कॉलम में डिफरेंस का कॉलम है, तो इसमें कंपैरिजन करना है ए वर्सेस सी। ओके, तो 300 माइनस 400 तो ये यहाँ पर लिखना है। अभी जो भी हमने इम्पेयरमेंट लॉस या डेफर्ड इनकम में नहीं लिखा है ना, यहाँ पर लास्ट वाले कॉलम में हमें लिखना है ए वर्सेस सी 300 माइनस 400, सेलिंग प्राइस 400 है और WDV 300 है, तो हमने 100 रुपया प्रॉफिट में बेचा है, तो 100 रुपीज प्रॉफिट। सेकंड में 300 WDV है, सेलिंग प्राइस 400, तो सेम इसमें भी 100 रुपया प्रॉफिट में बेचा है। थर्ड केस में 300 WDV है और सेलिंग प्राइस कितना है 250, मतलब यहाँ पर 50 रुपया लॉस में बेचा है। ओके, तो यहाँ पर 50 रुपीज लॉस है। ओके, और इस केस में ना ये जो सेलिंग प्राइस है ना, ये फेयर वैल्यू से भी कम है और WDV से भी कम है। तो ये केस एक ध्यान रखना, जहां पर अपना सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से भी कम है और WDV से भी कम है। ओके, तो उसमें एक आप लोगों को एडिशनल नोट्स लिखना पड़ेगा कि ये जो लॉस है हम तभी रिकॉर्ड करेंगे प्रोवाइडेड लॉस इज नॉट कंपेंसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट्स। ये एक लाइन आप लोगों को लिख देना है अगर सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से भी कम है और WDV से भी कम है। क्या लाइन लिखना है, प्रोवाइडेड लॉस इज नॉट कंपेंसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट्स। ओके, अभी यहाँ पर 300 माइनस 400 ये भी प्रॉफिट में बेचा, 100 रुपया प्रॉफिट, बट हमने ये अपना डेफर्ड इनकम था, प्रॉफिट है बट ये डेफर्ड इनकम में था, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। और लास्ट में 300 माइनस 290, तो यहाँ पर 290 मतलब 10 रुपया लॉस में बेचा है, बट अगर फेयर वैल्यू से, और हमने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया है इसको एक्चुअली, इसका हमने इम्पेयरमेंट लॉस में रिकॉर्ड किया था और यहाँ पर एक डेफर्ड इनकम आया था, तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझा। ये एक टेबल आप लोग थोड़ा सा 1-2 बार अगर आप लोगों ने लिख के प्रैक्टिस किया ना, तो ये बहुत ईजी एंड एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। गॉट इट? तो ये हमारा, ये आप लोग एक बार पॉज करके आपके बुक्स में नोट डाउन कर लेना। ओके, तो यहाँ पर ही हमारा सोल्यूशन हो जाता है खत्म। आप लोग चाहिए तो आंसर्स को टैली कर लेना, टैली ही होगा। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं। जया लिमिटेड टुक अ मशीन, जया लिमिटेड ने मशीन लिया ऑन लीज फ्रॉम डीलक्स लिमिटेड। द फेयर वैल्यू कितना है 11,50,000। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मशीन इज एज वेल एज लीज टर्म, इकोनॉमिक लाइफ भी उसका 4 साल है और लीज टर्म भी अपने 4 साल का बनाया है। तो एट द एंड ऑफ ईच ईयर लेसी पेज रुपीज 3,50,000 to lessor. Jaya Limited has guaranteed a residual value of 70,000 on expiry of lease to Deluxe Limited. However, Deluxe Limited estimate करते हैं, Deluxe अपने estimate करे रेसिडुअल वैल्यू कितना 25,000। इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया 10% दिया है और प्रेजेंट वैल्यू कितना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना 10%, कितना वो प्रेजेंट वैल्यू हर एक साल का दिया है वो निकाल के देखिए, तो आप लोगों को निकालने आता ही रहेगा ना। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मशीनरी निकालना है। तो पहले ना हम लोग इंट्रोडक्शन में कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में मतलब जो प्रोविजन है वो लिखेंगे, फिर फैक्ट्स, फिर कंक्लूजन। तो अभी यहाँ पर इंट्रोडक्शन में लिखना है अकॉर्डिंग टू पैरा 11। अगर पैरा याद होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं लिखा तो भी कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट एएस नाम और नंबर लिखना ये इंपॉर्टेंट है, याद हो तभी। हाँ, गलत लिख के आने से बेटर कि ना ही लिखे वो अच्छा है, बट याद होना चाहिए, याद कर लो। According to para 11 of AS 19 leases, lessee कब recognize करेगा लीज को एसेट एंड लाइबिलिटी एट एन अमाउंट इक्वल टू द फेयर वैल्यू। कितने अमाउंट पे, जो अमाउंट फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा ऑफ द लीज एसेट एट द इंसेप्शन ऑफ द फिनेंस लीज। स्टार्टिंग में वो जब भी उसका फिनेंस लीज का जब भी स्टार्टिंग होगा तभी वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा। However, if the fair value of the lease asset exceeds the present value, from the standpoint of the lessee, the amount recorded as an asset and liability should be present value of minimum lease payments from the standpoint of the lessee। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है। फिर हमें मेन क्या वर्किंग कैलकुलेट करना है।
अभी अपना मिनिमम लीज पेमेंट कितना था 3,50,000, वो भी कितने साल तक था 4 साल तक था। और लास्ट में रेसिडुअल वैल्यू कितना बोला 70,000 फोर्थ ईयर। तो ये एक टेबल बना लिया ईयर 1 2 3 4। पहले 3,50,000 हर एक साल का आ गया, लास्ट में 3,50,000 प्लस 70,000। ओके 3,50,000 प्लस 70,000 आ जाएगा, लास्ट का रेसिडुअल वैल्यू इंक्लूड करके। और जो एस्टिमेट किया था उसको हमने नहीं लेना है, जो एक्चुअली था रेसिडुअल वैल्यू वो लेना है 70,000 का। और इसका डिस्काउंटेड रेट क्वेश्चन में दिया है, इसको लिखना है और बस इसको मल्टीप्लाई करके ये अपना प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो ये अपना आ गया प्रेजेंट वैल्यू कितना आता है टोटल 11,56,000 विच इज मोर देन फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन। अपना फेयर वैल्यू कितना दिया था यहाँ पर क्वेश्चन में 11,50,000 फेयर वैल्यू दिया है अपना क्वेश्चन में। और हमें प्रेजेंट वैल्यू कितना आता है 11,56,000, ये ज्यादा है 11,50,000 से ज्यादा ही है। ओके तो इसलिए हम लोग कितने पे रिकॉर्ड करेंगे विच एवर इज लोअर, प्रेजेंट वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपेयर करके विच एवर इज लोअर। तो अपना मशीनरी कितने पे रिकॉर्ड होगा 11,50,000 एज पर AS 19। बस अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। ये आप लोग वैसा टेबल बना के करना सॉल्व। और अगर आप लोगों को कहीं पे भी डाउट्स होते तो प्लीज कमेंट में बोलना। ओके और वो जो नंबर है आप उस पर भी कॉल करके इंक्वायरी मतलब अपना डाउट्स भेज सकते हो, ठीक है। बट ये खुद से ट्राई कर लेना और ये आंसर मैच करना, आपका पक्का से पक्का टैली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अभी हमें कब बोलना है कि ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है। ओके पहले तो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट कितना है 10 साल का इकोनॉमिक लाइफ है। और हमने लीज टर्म 9 साल कर दिया, मतलब अभी क्या बचा, मतलब 1 साल के लिए क्या ही, अगर वो लीज टर्म मेजर पीरियड कवर करता है ना तो उस केस में उसको फाइनेंस लीज माना जाएगा। ओके तो यही बोला है कि लीज विल बी क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज because substantial portion of the life of the asset is covered. Second के lessee has the option to purchase the asset at a lower than fair value at the end of the lease term. अभी जो परचेज प्राइस है वो लोअर देन उसका जो फेयर वैल्यू से अगर कम पे हमें परचेज करने का ऑप्शन मिल रहा है, अगर फेयर वैल्यू से कम पे परचेज करने का ऑप्शन मिल रहा है तो दैट इज फाइनेंस लीज। गॉट इट। हमें जो मतलब अभी समझ रहे इतना आप लोगों को दिमाग में डालना होगा कि फेयर वैल्यू से कम पे अगर परचेज करने मिल रहा है तो दैट इज फाइनेंस लीज। लीज पेमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। अभी इसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, दैट इज डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके हम एक्सपेंस को डे टू डे रिकॉग्नाइज करते हैं तो दैट इज व्हाट ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग इज डे टू डे ऑपरेशंस। और क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स। अभी इक्वल भी होगा ना देन ऑल्सो इट इज अ फाइनेंस लीज। when present value of minimum lease payment is equals to fair value of the asset, that is x is equals to y, in that case it is a finance lease. अभी इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट्स 5 साल है बट लीज टर्म यहाँ पर 2 years है, यहाँ पर मेजर पीरियड कवर नहीं किया है। बट आगे क्या लिखा है एसेट इज ऑफ स्पेशल नेचर एंड हैज बीन प्रोक्योर्ड ओनली फॉर द यूज ऑफ लेसी। बस लेसी को उसको सिर्फ लेसी के यूज के लिए ही ये स्पेसिफिकली ये स्पेशल नेचर का है। ओके तो ये स्पेशल नेचर का हो और सिर्फ लेसी के यूज के लिए बनाया गया हो तो ये किस में फाइनेंस लीज हो जाएगा। गॉट इट। तो यहाँ पर होता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में अ मशीन वाज गिवन ऑन 3 years ऑपरेटिंग लीज बाय अ डीलर ऑफ द मशीन फॉर इक्वल एनुअल लीज रेंटल टू yield 30% मार्जिन ऑन कॉस्ट ऑफ 2,25,000। इकोनॉमिक लाइफ कितना है 5 साल और आउटपुट कितना मशीन का कितना हर साल 5 साल का हर एक साल का आउटपुट दिया है 60,000 75 90 1,20,000 1,05,000 फॉर 5 years. Straight line depreciation in proportion of output is considered appropriate. SLMS में appropriate इसको consider लगता है, इसको बराबर लगता है। You are required to compute as per AS 19 annual lease rent निकालना। तो सबसे पहले क्या, सबसे बहुत easy है ये annual lease rent निकालना है। तो सबसे पहले ना जो अपना प्रॉफिट मार्जिन दिया है तो उतना ऐड करके 2,25,000 पे निकाल लेने का। तो 1,30,000 इंटू 2,25,000 इंटू आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर। अपना कितने का लीज टर्म है 3 साल का, तो 3 साल का आउटपुट कितना 60 75 90 तीनों का एडिशन। ओके अपॉन डिवाइड बाय टोटल आउटपुट, ये तीनों का चारों पांचों साल का आउटपुट। ओके कैसे किया ये फॉर्मूला, जो प्रॉफिट मार्जिन है तो उतना ऐड करके इसके ऊपर 2 लाख कॉस्ट के ऊपर लगाना है और फिर जितना साल का टर्म है अपॉन उतना तीनों साल का आउटपुट ऐड करके डिवाइड बाय टोटल ईयर्स आउटपुट, टोटल टर्म का आउटपुट। तो अपने को आ जाएगा टोटल लीज रेंटल। और एनुअल लीज रेंटल अगर निकालने के लिए हमें डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3 साल का लीज टाइम है तो डिवाइड बाय 3 के तो एनुअल लीज रेंट आ जाएगा। ओके बहुत सिंपल है।
फिर क्या, लीज रेंट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज इन ऑपरेटिंग ईच ऑपरेटिंग पीरियड। अभी हर एक के ऑपरेटिंग पीरियड में कितना रिकॉग्नाइज करेंगे हम, अभी किसके प्रपोर्शन में करेगा, हमारा जो आउटपुट था 60 75 90 के आउटपुट में इसको प्रपोर्शन में बाइफिकेट किया तो फिर 4:5:6 में के प्रपोर्शन में आ जाएगा। तो इसीलिए ये जो हमें आया था 1,46,250, 1,46,250 को अगर आप इंटू 4/4, 5, 9, 11, 15, ठीक है, इसको कैसे करना है, 1,46,250 इंटू 4/15, तो ये करोगे तो 39,000। तो अभी नेक्स्ट इसमें 4 के जगह पे सेकंड ईयर में 4 की जगह पे 5 आएगा, फिर बाद में 6 आ जाएगा। ओके, तो प्रपोर्शन बेसिस पे हमें तीनों साल का मिल जाएगा। हो गया। सेकंड ये अपना लीज एंड इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एवरी ईयर आ जाएगा। और डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 3 इयर्स का। डेप्रिसिएशन में हम लोग को डेप्रिसिएबल अमाउंट दिया है क्वेश्चन में 2,25,000, ये रहा, ये 2,25,000 अमाउंट दिया है, तो उसको आउटपुट में बाइफरकेट कर लेना है। ओके, तो अपना आउटपुट कितना था 60,000 75,000, तो उसी को 1000 का 3 0 लास्ट का निकाल के ये रेशियो बनाया है, और वही रेशियो में जैसे ये किया है वैसे ही इसको बाइफरकेट करके प्रपोर्शन बेसिस पे इसका डेप्रिसिएशन हर साल का निकाला है। ओके, तो ये क्वेश्चन में क्या था, पहले तो जितना अपना जितना प्रॉफिट मार्जिन है उतना ऐड करके कॉस्ट पे निकाल के इनटू टोटल आउटपुट इनटू इनटू आउटपुट फॉर लीज टर्म, कितने टर्म के लिए अपॉन टोटल आउटपुट, तो ये अपना, और फिर जितना आएगा उसको डिवाइड बाय कि जितना टर्म का लीज है, डिवाइड बाय 3 टर्म था इसमें, डिवाइड बाय 3 करके एनुअल लीज रेंट आ जाएगा। फिर इनकम को रिकॉग्नाइज करने के लिए तीनों साल में तीनों वो जो अपने को 1,46,250 आया था उसको आउटपुट की रेशियो में डिवाइड प्रपोर्शन बेसिस पे डिवाइड कर देना है। और सेम फॉर डेप्रिसिएशन, जो अपना कॉस्ट था 2,25,000 उसको भी आउटपुट के रेशियो में बाइफरकेट कर देना है। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है। ओके, बहुत मतलब कभी कभार नसीब अच्छा ना हो तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अभी आप लोग बोलोगे कि मैडम हम लोग का नसीब नहीं अच्छा है, लेकिन मैं भी आप लोगों के इसमें ही आती हूँ। What are the disclosure requirement for operating lease by the lessee? डिस्क्लोजर क्या क्या करना पड़ेगा अगर ऑपरेटिंग लीज हो तो। ओके, तो एज पर AS 19 हमने ये सब फॉलोइंग कंडीशंस में हमें डिस्क्लोजर करना है अगर ऑपरेटिंग लीज है तो। पहला क्या, टोटल ऑफ फ्यूचर मिनिमम लीज पेमेंट, फ्यूचर का जो भी मिनिमम लीज पेमेंट है बट अंडर नॉन कैंसिलेबल ऑपरेटिंग लीज, अंडर कौन सा, नॉन कैंसिलेबल, टोटल फ्यूचर लीज मिनिमम लीज पेमेंट, फ्यूचर का जो भी MLP है मिनिमम लीज पेमेंट अंडर नॉन कैंसिलेबल, उसको कैसे डिस्क्लोज करके इन द फॉलोइंग पीरियड्स, पहले नॉट लेटर देन 1 ईयर, नॉट लेटर देन 1 ईयर, 1 ईयर तो चाहिए, फिर लेटर देन 1 ईयर बट नॉट लेटर देन 5 इयर्स, फिर लेटर देन 5 इयर्स, तो ठीक है, नॉट लेटर देन 1 ईयर, लेटर देन 1 ईयर बट नॉट लेटर देन 5 इयर्स और लेटर देन 5 इयर्स, ये हो गया अपना नॉन कंसिलेबल का। अभी सेकंड में क्या, टोटल ऑफ MLP ऑफ कंसिलेबल पेमेंट्स एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड अंडर नहीं पेमेंट्स एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड नॉन कंसिलेबल, ठीक है, नहीं सिर्फ नॉन कंसिलेबल ही है, उसका पेमेंट जितना उसको एक्सपेक्टेड है कि उसको उतना रिसीव होगा अंडर नॉन कंसिलेबल एट द बैलेंस शीट डेट, वो भी डिस्क्लोज करना है। फिर लास्ट में थर्ड में क्या है, लीज पेमेंट जितना रिकॉग्नाइज किया है हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बस इतना ही याद करो, ज्यादा कुछ बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ लीज पेमेंट रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और फर्स्ट पॉइंट क्या था, फ्यूचर मिनिमम लीज पेमेंट अंडर नॉन कंसिलेबल में 3 पीरियड में डिस्क्लोज करना है, 1 ईयर, 1 से लेके 5 एंड मोर देन 5। ओके, सेकंड पॉइंट में क्या था, पेमेंट कितना एक्सपेक्टेड है अंडर नॉन कंसिलेबल, और थर्ड क्या था कि लीज पेमेंट कितना हमने रिकॉग्नाइज किया इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर बाद में लीज पेमेंट हो गया, फिर सब लीज पेमेंट, ओके, लीज पेमेंट हो गया, फिर सब लीज पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल या फिर रिकॉग्नाइज कितना किया प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर जनरल डिस्क्रिप्शन, ये सब हो गया, फिर इसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा ना, तो जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेसी सिग्निफिकेंट लीज अरेंजमेंट्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग। अभी एक नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग में पहले तो क्या बोला कि द बेसिस ऑन व्हिच कंटीजेंट रेट पेमेंट है डिटरमाइंड, तो पहले उसका एग्जिस्टेंस कितना, एग्जिस्टेंस ऑफ टर्म का क्या एग्जिस्टेंस और कब रिन्यूअल किया था, और रिन्यूअल ऑफ परचेज ऑप्शन एंड एस्केलेशन अगर हुआ है तो वो भी स्पेसिफाई डिस्क्लोज करना है। फिर रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या इम्पोज्ड हुआ है बाय लीज अरेंजमेंट्स, सच एज अभी क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होगा, जैसे कि डिविडेंड्स के लिए, एडिशनल डेट्स के लिए और फर्दर लीजिंग के लिए।
ओके, और लास्ट में क्या है कि एक नोट लिख देने का कि लेवल 2 एंड लेवल 3 वो जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए है एंड एसएमईज के लिए, एसएमसीज के लिए, नीड नॉट मेक डिस्क्लोजर अंडर ए बी एंड ई। मतलब एज पर लेवल 2 एंड लेवल 3 नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इंक्लूडिंग एसएमसी जो भी स्मॉल कंपनीज है, उनको ए बी और ई उनका डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है। मतलब उनको सिर्फ किसका डिस्क्लोजर किसका नहीं करना है, ये जो ए टोटल पहले जो वो 3 साल का था ना, अलग अलग 1 ईयर 1 to 5 ईयर 5 ईयर्स, उसका डिस्क्लोजर नहीं करना है। और ये टोटल ऑफ फ्यूचर मिनिमम लीज पेमेंट्स, ओके, टोटल ऑफ फ्यूचर मिनिमम लीज पेमेंट, इसका भी डिस्क्लोजर नहीं करना है। और ई ये जो लास्ट डिस्क्रिप्शन जनरल डिस्क्रिप्शन करना है ना, इसका नहीं करना है। ओके, तो करना किसका है, करना सिर्फ ये लीज पेमेंट जो हमने रिकॉग्नाइज, लीज पेमेंट और सब लीज पेमेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्क्लोज करते हैं ना, सिर्फ उसका ही रिकॉग्नाइज करना है। किसको, लेवल 2 और लेवल 3 नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इंक्लूडिंग एसएमसी, उनको सिर्फ किसका रिकॉग्नाइज करना है, सिर्फ किसका रिकॉग्नाइज करना है वो याद कर लो, वो थोड़ा इजी हो जाएगा। सिर्फ किसका रिकॉग्नाइज करना है, लीज पेमेंट और सब लीज पेमेंट रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो ये इजी रहा, वैसे याद करने चाहिए तो अगर लॉजिकली याद करें तो इजी रहेगा। ओके, तो यहाँ पर ही हमारा होता है खत्म AS19। नाउ विल मूव ऑन टू AS20, दैट इज EPS। AS19 का नाम क्या था, लीजेस। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू AS20 EPS। चलो फटाफट फटाफट करते हैं, हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। From the following information given by संपर्क, कैलकुलेट बेसिक ईपीएस और डायल्यूटेड ईपीएस बोला है। और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या कहती है, नेट प्रॉफिट दिया है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना है वो दिया है, और नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दिया है जो कन्वर्टेबल है, ऑफ ₹100 ईच का डिबेंचर्स, जिसमें से ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 8 इक्विटी शेयर, हर एक डिबेंचर को कन्वर्ट करके 8 इक्विटी शेयर्स मिलेगा। और इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया, टैक्स सेविंग दिया है। पहले बेसिक ईपीएस निकालते हैं, उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो नेट प्रॉफिट कितना है अपना 2 करोड़ 50 लाख, ये क्वेश्चन में दिया है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है 50 लाख, तो अपना बेसिक ईपीएस कितना आ जाएगा 5। ये बहुत ईजी था, जो ना मतलब जो दिखता है ना आप लोगों को क्वेश्चन में कि चल ये निकाल सकते हो, तो फटाफट वो निकाल लेने का। ओके, अभी क्या, अभी डायल्यूटेड ईपीएस बोला है, तो उसके लिए पहले हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना लेना है, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट जितना 2.5 करोड़, 2.5 करोड़। और इंटरेस्ट, अभी यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया तो ये ऐड हो जाएगा 6 लाख। और टैक्स सेविंग एक्सपेंसेस है तो ये 1,80,000 टैक्स लेस होता है ना, तो ये टैक्स को लेस करके अपना एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कितना, 2 crores 54 lakhs 20,000। ओके, और अभी कन्वर्जन यहाँ पर एक बोला था कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, हर हर डिबेंचर्स के बदले में 8 इक्विटी शेयर्स मिलेगा। तो अपने कितना डिबेंचर्स है 50,000, ये यहाँ पर बोला कि नंबर बोला है कि ठीक है, ये अमाउंट नहीं, ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, ये ध्यान में रखना। दिस इज नंबर ऑफ डिबेंचर्स, 50,000 इंटू 8 अपना हो जाएगा कितना, हमें इक्विटी शेयर्स मिलेगा। तो 50,000 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 4 लाख शेयर्स आ जाएगा। तो हम ये फॉर्मूला में हम लोग लिखेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 2 crores 54 लाख 20,000 नेट प्रॉफिट, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आ जाएगा ये क्वेश्चन का, अपॉन 50 लाख जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, प्लस ये अभी 4 लाख, तो 54 लाख। तो अपना डायल्यूटेड ईपीएस कितना आ जाएगा 4.71। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2, एज एट April 2016 a company had 6 lakhs equity shares of ₹10 each, ₹5 paid up by all shareholders। ओके, ये पार्टली पेड शेयर्स है, और 1 September 16 को रिमेनिंग 5 वाज कॉल्ड अप एंड पेड बाय ऑल शेयरहोल्डर एक्सेप्ट 1, सबने पे किया एक्सेप्ट 1, जिसके पास कितना था 60,000 इक्विटी शेयर्स था। और नेट प्रॉफिट कितना है 31 March 17 का 21,96,000 आफ्टर कंसिडरिंग डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन सच डिविडेंड ₹2 कितना 3,40,000। कंप्यूट क्या करना है हमें, बेसिक ईपीएस एज पर AS20 बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करना है। तो जो अपने नेट प्रॉफिट है तो वो उतना ही आएगा, उसमें कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ डायल्यूटेड ईपीएस बोला है तो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट चाहिए, बेसिक है तो जो क्वेश्चन में दिया वही लेना है।
और अभी यहाँ पर हमें नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये एक वर्किंग नोट ऐसे 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 प्रेजेंट करोगे तो काफी लाइक अच्छा लगेगा, लाइक इम्प्रेसिव लगेगा। तो कैलकुलेशन वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऐसे हेडिंग लिख देने का। तो एज पर AS 20 अर्निंग्स पर शेयर, partly paid equity shares are treated as a fraction of equity shares to the extent that they were entitled to participate in dividend relative to a fully paid equity shares. Okay. So assuming that partly ये लिख देने का, assuming that partly paid shares are entitled to participate in a dividend to the extent of amount paid, weighted average number of shares इस तरह से कैलकुलेट किया है ये assumption रख के। तो पहले तो 1 अप्रैल में कितना था अपना 6 लाख इक्विटी शेयर्स था, उसमें से 5 रुपीज ही पेड था। तो 6 लाख इंटू 5/10 इंटू 5 5 ही महीने के लिए था। कब था वो? 1 अप्रैल 16। ओके, तो नेक्स्ट उसका रिमेनिंग 5 1 सितंबर को किया। तो 1 अप्रैल से 1 सितंबर कितना आ जाएगा? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 मंथ्स। तो इंटू 5/12 ये आ गया अपना 1,25,000। फिर 1 सितंबर को रिमेनिंग 5 वाज कॉल्ड अप था। तो जिसमें से 60,000 एक शेयर होल्डर था जिसने 60,000 का पेमेंट नहीं किया था। ओके, तो 5,40,000 6 लाख में से 5,40 60,000 लेस होके 5,40,000 और अमाउंट कितना पेड? अभी 10 अभी फुल्ली पे किया तो 10 आ जाएगा। तो 5,40,000 इंटू 7/12 5,40,000 और 7/12 इज फॉर रिमेनिंग मंथ्स। यस, फिर लेटर ऑन 1 सितंबर को 60,000 के और जितना यहाँ पर दिया था ना 60,000 शेयर्स, एक्सेप्ट इसने इसको कॉल अप नहीं किया था और पे नहीं किया था, तो लेटर ऑन उसने कॉल अप किया तो उसका रिमेनिंग 5 आ गया। 60,000 इंटू 5/10 इंटू 7/12। ओके, सिंपल था ये, इसमें कुछ इतना था नहीं। फिर टोटल वेटेड एवरेज शेयर्स कितना आ जाएगा? 4,57,500। तो इतना डिवाइड बाय 4,57,500 तो अपना आ जाएगा बेसिक EPS। ओके, नाउ अभी अभी क्या दिया है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड बाय के लिमिटेड। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इश्यू के पहले कितना शेयर्स था? 2,50,000। और राइट इश्यू कितने प्राइस पे करे? 98 पे। और राइट इश्यू कितना करे? 2 न्यू शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स आउटस्टैंडिंग। मतलब जो हर अभी जो जितना भी 5 हर शेयर्स है, लाइक हर 5 शेयर्स के लिए 2 नए शेयर्स दिए गए, उतना राइट शेयर्स दिया है इनको एट ₹98। और लास्ट डेट कितना एक्सरसाइज का? 30th of June 2018। फेयर वैल्यू कितना दिया? 1 इक्विटी शेयर्स इज 102। और नेट प्रॉफिट क्या है? 17-18 का 50 लाख, 18-19 का 75 लाख। हमें निकालना क्या है? बेसिक EPS। अभी बेसिक EPS के लिए सबसे पहले थ्योरेटिकल एक्सराइट हमें निकालना पड़ेगा, थ्योरेटिकल एक्सराइट फेयर वैल्यू। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें ऑलरेडी कितना शेयर्स है? 2,50,000 एट फेयर वैल्यू कितना शेयर्स प्राइस पे? 102। तो 2,50,000 यस 2,50,000 इंटू 102 प्लस हमने कितना राइट शेयर इशू किया? राइट शेयर कितना है? 2 न्यू शेयर्स फॉर एवरी शेयर, सो 2,50,000 इंटू 2 न्यू शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा अपना 1 lakhs। ये आ जाएगा 1 lakhs। तो 1 lakhs और कितने प्राइस पे? एट ₹98। तो 98 पे हमें इंटू 1 lakhs इंटू 98 अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? 2,50,000 प्लस ये राइट इशू का 1 लाख, तो 3,50,000। तो अपना थियोरेटिकल एक्सराइट कितना आ जाएगा? 100.86। नेक्स्ट इसमें अभी थियोरेटिकल एक्सराइट फेयर वैल्यू, थियोरेटिकल एक्सराइट फेयर वैल्यू कितना? 100.86। ओके, और EPS फॉर 17-18 कितना आ जाएगा? लाइक बेसिक EPS सिर्फ 17-18 का निकालेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? 50 lakhs। और इसका प्राइस कितना था? 102 प्राइस अपॉन कितना शेयर था? 2,50,000। 50/2 2,50,000 कितना आ जाएगा? 20। और 17-18 का रीस्टेटेड वापस से अभी राइट इश्यू के बाद अगर इसको कंसिडर करके 17-18 का निकाले तो 50 lakhs अपॉन 2,50,000 टू 1.01। ओके, तो ये 1.01 कैसे आया? ये कैसे आ जाएगा अपना? 100.86 जो अभी हमने निकाला।
डिवाइड बाय फेयर वैल्यू। एक सेकेंड सॉरी, कितना आ जाएगा यहाँ पर, कितना है फेयर वैल्यू, कितना है क्वेश्चन में 102, थियोरेटिकल कितना निकाला हमने 100.86, तो इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा 1.01, तो ये इंटू 2,50,000 इंटू 1.01, तो अपना ईपीएस रीस्टेटेड ईपीएस कितना आ जाएगा 19.80, और अभी 18-19 के लिए निकालना है, तो फिर टोटल इसका प्रॉफिट कितना दिया 75 lakhs, तो 75 lakhs डिवाइडेड बाय 325, ये कैसे आएगा 22,50,000 हम शेयर्स हेल्ड कर रहे हैं लास्ट ईयर का, तो उसको रीस्टेटेड कंसिडर करें तो इंटू 1.01 जो अभी यहाँ पर निकाला, इंटू 3/12, क्योंकि उसको एक्सरसाइज कब तक कर सको 30 जून को एक्सरसाइज किया राइट शेयर्स। ओके, तो इसलिए अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का लास्ट ईयर का आ जाएगा, और राइट शेयर्स एक्सरसाइज कब किया जून के बाद, तो वो 9 मंथ्स आ जाएगा। तो राइट ये 2,50,000 प्लस 1 लाख अभी जो राइट शेयर एक्सरसाइज किया, तो 3,50,000 इंटू 9/12, तो ये अपना आ जाएगा 3,25,625, तो उसको डिवाइड करके हमारा ईपीएस आ जाएगा 18-19 का। ओके, ये समझा आप लोगों को? क्योंकि अगर कुछ भी, अगर आप लोगों को कहीं पे भी क्वेरीज है तो प्लीज गाइस कमेंट करना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसके लिए भी प्लीज कमेंट करना, और कुछ भी क्वेरीज है तो प्लीज नंबर जो है उस पे जो स्टार्टिंग वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था उस पर भी कांटेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर एंड सब व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का जो भी लिंक है सब दे देगी, तो आप वहां पर जाके कांटेक्ट कर सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 4, एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग diluted EPS, effect is given to all dilutive potential equity shares that are outstanding। देखिए हमें करना क्या है भाई, बता पहले। कमेंट एंड ऑल्सो कैलकुलेट द बेसिक एंड डायल्यूटेड EPS। बेसिक ये तो हमें अभी किया ना, ऊपर बेसिक निकाला था, फिर डायल्यूटेड निकाला था, डायल्यूटेड के लिए एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकाला था, याद है कि नहीं आप लोगों को? तो फिर अभी पहले ये ना, ये जो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है ना वो अपने वर्ड्स में लिख देने का, ठीक है, एज पर एस ट्वेंटी नेट प्रॉफिट ये सब वो सब। अभी डायल्यूटेड ईपीएस के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पहले तो बेसिक ईपीएस निकाल लेते हैं हम। ओके, तो बेसिक ईपीएस के लिए कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट जो है 64,12,500, 64,12,500 डिवाइड बाय इसका कितना नंबर ऑफ शेयर्स है 15 lakhs। ओके, तो ये 64,12,500 डिवाइडेड बाय 15 lakhs कितना आ जाएगा 4.275, 4.275 ये अपना निकल गया बेसिक ईपीएस। ओके, ये लोगों ने यही लिखा है पूरा जो हमने इधर प्रैक्टिकली किया है ना, ये लोगों ने यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, तो जो कि आप भी बहुत अच्छे से लिख सकते हो, मुझे पता है आप लोग लिखने में बहुत अच्छे हो। अभी डायल्यूटेड ईपीएस के लिए पहले एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो 6,14,000 इसको फिर मैं यस इसको पहले इसको ले लेंगे हम 6,14,250, इसको ले लेंगे प्लस 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 डिबेंचर्स का जो भी कन्वर्टेबल है प्लस 6,14,050, और हाँ यहाँ पर हमें ये इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, 5,06,250, ये 75,000 शेयर्स है इंटू 100, इसका हमें इंटरेस्ट दिया नहीं है क्वेश्चन में, बेसिकली ऊपर के क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया था, यहाँ पर इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो 75,000 डिबेंचर्स इंटू 100, तो डिबेंचर का अमाउंट आ जाएगा दैट इज 75 lakhs इंटू कितना परसेंट है 9%, और ये कब इशू हुआ 1 जुलाई को, तो उसके बाद से पीरियड काउंट करेंगे तो 1 जुलाई से 31 मार्च कितना हो जाएगा 9 मंथ्स, तो इंटू 9/12 आ जाएगा 5,06,250, तो 5,06,250 आ जाएगा अपना, तो उसका ये हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट, और ये अपना हो जाएगा प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया है, और लास्ट में ये माइनस क्या क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस था, तो इंटरेस्ट टैक्स सॉरी टैक्स था, टैक्स कितना है अपना 35%, तो 5,06,250 पे टैक्स कितना आ जाएगा 35%, 1,77,188, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर ध्यान दे देना, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि इंटरेस्ट दिया ही नहीं है इसमें, टैक्स भी नहीं दिया है, इंटरेस्ट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था, ये पॉइंट एक ध्यान में रखना। तो हमारे एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 67,41,562, तो 67,41,562, ओके, और इसको डिवाइड कितना करना है एडजस्टेड नंबर ऑफ वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो पहले तो 15 लाख शेयर्स है तो पूरा साल के लिए आ जाएगा 15 lakhs इंटू 12/12, और बाद में जाके ये कितना कितना कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 8 इक्विटी शेयर्स, सेम लास्ट केस में भी हर एक डिबेंचर्स के लिए 8 इक्विटी शेयर्स इश्यू करा, तो कितना है 875,000,
75,000 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 75,000 इंटू 8 6 लाख शेयर्स आ जाएगा। तो टोटल फिर 6 लाख इंटू 9/12 क्योंकि जुलाई को इश्यू किया तो जुलाई के बाद से हम पीरियड काउंट करेंगे। तो 6 लाख तो टोटल कितना आ जाएगा 19,50,000 और कितना 67 डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए अपना एडजस्टेड नेट प्रॉफिट 67 और अपॉन वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स 19,50,000 तो कितना आ जाएगा 3.46। ओके बस बाकी ये वर्किंग नोट ये आप लोगों ने नीचे दिया है आप लोग ये रेफर आप लोग को बस कॉन्सेप्ट समझना चाहिए ठीक है। वर्किंग नोट आप खुद से भी कैसे भी बना सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। एनईटी लिस्टेड एंटिटी एज ऑन 1st April had the following capital structure 10 लाख इक्विटी शेयर्स है हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹1 ईच। इसका फेस वैल्यू कितना ₹1 है। 10 लाख 8% preference shares having face value of ₹10 each. During the year 21-22 company had profit पैट कितना था उसका 90 लाख रुपया और 1st Jan 2022 को नैट मेड अ बोनस इशू। इसमें बोनस इशू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक बाकी क्वेश्चन से काफी अलग है। ओके नैट ने बोनस इशू किया कितना 1 इक्विटी शेयर फॉर हर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड हर 2 शेयर्स के लिए एक बोनस शेयर्स दिया। ओके On 1st Jan 22, NAT issued 2 lakh equity shares of ₹1 each at their full market price of 7.6। 2 लाख इक्विटी 1st Jan को वापस से 2 लाख शेयर्स इश्यू किया कितने प्राइस पे 7.6 प्राइस पे और नैट का ट्रेडिंग कितना था एट 8.5 पर शेयर। फर्दर उसने बेसिक ईपीएस दिया ईयर का 62.3। ओके हमें निकालना क्या है बेसिक ईपीएस। कैलकुलेट बेसिक ईपीएस टू बी रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स AS20 के हिसाब से अर्निंग पर शेयर और हमें एक्सप्लेन भी करना कि वाई बोनस शेयर्स अंडर शेयर्स आर फुल मार्केट प्राइस आर डिफरेंटली। इस दोनों बोनस शेयर्स और शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस को हम डिफरेंट ट्रीटमेंट क्यों देते हैं। ओके सबसे पहले हम बेसिक ईपीएस निकाल लेते हैं। तो उसके पहले हमें बेसिक ईपीएस के लिए पहले तो अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ेगा। तो हमारा अर्निंग पर शेयर के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ईपीएस दिया है 62.30 और हमारा नंबर ऑफ शेयर्स कितना है इक्विटी शेयर्स 10 लाख। तो 10 लाख इंटू ईपीएस कितना आ जाएगा हमारा 6 crore 23 lakhs। ओके और अभी क्या कैलकुलेट करेंगे बेसिक ईपीएस निकाला फिर एडजस्टेड ईपीएस भी निकाल देते हैं। तो उसके लिए हमारा जो 6 crore 23 lakhs आया ईपीएस जो आया है हमारा 6 crore 23 lakhs डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अभी नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी कितना है 10 लाख शेयर्स है। फिर बोनस इश्यू भी हुआ है वो भी कंसीडर करना है हमें एडजस्टेड ईपीएस कैलकुलेट करें तो उसके लिए बोनस इश्यू कंसीडर करना पड़ेगा। तो 10 लाख इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 5 लाख शेयर्स बोनस में दिया है तो ये 10 + 5 15 लाख आ जाएगा अपना। तो ये अपना एडजस्टेड ईपीएस आ जाएगा ठीक है। फिर हमें निकालना है कि बेसिक ईपीएस फॉर 21-22 के लिए निकालना है। तो अभी पहले तो टोटल अर्निंग्स कितना दिया अपना 90 लाख रुपया दिया था क्वेश्चन में स्टार्टिंग में माइनस 1 crore इंटू 8%। अभी ये 1 crore इंटू 8% ये कहाँ से आ गया यस ये प्रेफरेंस शेयर्स है ना। तो ये 1 crore इसका रेट कितना है 1 crore इंटू 8% एंड दैट इज व्हाट डिविडेंड। ओके प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड है वो 1 crore इंटू 8% ये और डिवाइड बाय क्या करना है टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग 10 लाख पहले का आउटस्टैंडिंग था 5 लाख हमने बोनस इश्यू किया प्लस ये 2 लाख इंटू 3/12 ये फिर 2 लाख शेयर्स हमने बाद में इश्यू किया था फॉर लाइक 1st of Jan को इश्यू किया था ना हमने 2 लाख शेयर्स। ओके 2 लाख शेयर्स हमने 1st Jan को इश्यू किया था वो भी तो 3 महीने के लिए देगा 1st Jan को Jan Feb March तो इसलिए इंटू 3/12 कर दिया है। वी आर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ शेयर्स ओवर हियर इसलिए हमने वो प्राइस नहीं लिया 7.6। ओके तो ये डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 82 lakhs तो अपना कितना आ जाएगा फिर 5.29 पर शेयर। ये वाला समझो मैं वापस से एक बार बोल देती हूँ आप लोगों को क्या किया 90 lakhs अपना प्रॉफिट दिया था टोटल अर्निंग्स दिया था उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया अपॉन जो अपना टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग था दैट इज स्टार्टिंग में 10 लाख था फिर 5 लाख बोनस इशू किया फिर बाद में 1st Jan को वापस से 2 लाख शेयर्स इशू किया था 1st Jan को इशू किया इसलिए हम 3 महीने काउंट करें इंटू 3/12 करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा 5.29। और अभी पूछा था कि बोनस और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है लाइक बोनस शेयर्स केस पे और मार्केट जो फुल मार्केट प्राइस में इशू करता है शेयर्स दोनों में डिफरेंस क्या है चलो देखते हैं फिर वो क्या है। तो इन केस ऑफ बोनस इश्यू में क्या होता है इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फॉर नो एडिशनल कंसिडरेशन मतलब बोनस इश्यू के लिए कुछ विदाउट कंसिडरेशन हमें कुछ पैसे देने नहीं पड़ते दैट इज बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट।
ओके, therefore the number of equity shares outstanding is increased with an increase in resource. इसलिए जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो उतना जितना बोनस शेयर्स इशू किया है तो उतना इंक्रीज हो जाता है शेयर नंबर ऑफ शेयर्स. Since the bonus issue is an issue without consideration, the issue is treated if it occurred prior to the beginning of 11, the earliest period reported. Okay? और जो भी शेयर्स हम फुल मार्केट प्राइस पे इश्यू करते हैं does not carry any bonus element. उसमें कोई भी बोनस एलिमेंट नहीं होता है. Okay? एंड यूजुअली रिजल्ट्स इन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द रिसोर्सेज. और फिर प्रोपोर्शनेट चेंज होता है मतलब जो अभी बोनस में कैसे होता है नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाता है बट अपना जो अर्निंग्स है वो नहीं बढ़ता. यूजुअली दैट इज इश्यूड विदाउट कंसिडरेशन. एंड व्हाट इन फुल मार्केट प्राइस में कैसा होता है शेयर्स भी बढ़ता है और जो अर्निंग्स है वो भी बढ़ता है. तो प्रोपोर्शन बेसिस पे दोनों भी बढ़ता है. Okay, therefore it is taken into consideration from time to time. It has been issued. There is a time waiting average. जो मैंने आप लोगों को वर्ड्स में बोला वही यहाँ पर ये इंग्लिश में ऐसे सब इंग्लिश में लिख के दिया. आप अपने सेंटेंस में लिखोगे तो भी समझ में आना चाहिए. बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर हम अपना AS20 भी हमारा खत्म हो जाता है. तो हाँ यहीं पे हम आज अपना सेशन वाइंड अप करेंगे. So see you guys in next video. Thank you so much guys and do like, share and subscribe with your friends. एग्जाम्स पास में आ रहे हैं तो फटाफट ये सब रिविजन वीडियोस देख लो और फ्रेंड्स के साथ में और अपने ग्रुप में जो भी है आप लोगों का स्टडी ग्रुप उसमें प्लीज शेयर कर देना. ठीक है. थैंक यू सो मच एवरीवन.